सीएए को लेकर के ममता बनर्जी काफी तल्ख नजर आ रही हैं और ममता बनर्जी ने सीधे दो टूक जवाब देते हुए कहा है, पश्चिम बंगाल के अंदर सीएए लागू नहीं होने देंगे। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है और इसके बाद में केरल के मुख्यमंत्री भी सामने आ गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अपने राज्य के अंदर सीएए लागू नहीं होने देंगे। तो ये दो राज्य फिलहाल सामने आए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, एक एक करके मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोला है मोदी सरकार के सामने, और केरल में जिस तरह से जीरो पर बीजेपी है, तो क्या ये सीधे तौर पर ध्रुवीकरण करके केरल में खाता खोलने की कोशिश हो रही है? और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने दो टूक कह दिया है कि केरल पश्चिम बंगाल के अंदर सीए लागू नहीं होने देंगे, राज्य के अंदर कानून की स्थिति बिगड़ सकती है। ये जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। पूरा बयान मैं आपको आगे सुनाता हूं, ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। सुबह ही ममता बनर्जी ने जो है वो रमजान की मुबारकबाद दी थी। कल ममता बनर्जी ने 42 सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की और इसके बाद में अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है ममता बनर्जी को लेकर के, ममता बनर्जी का जो बयान है वो कुछ देर में मैं आपको दिखाऊंगा। और सोचिए कि ममता बनर्जी का जो बयान है वो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा करारा जो है वो हमला है कहीं ना कहीं। और नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरह से सीएए को लेकर के छाती पीटने का या एक तरह से कहें कि अपनी वाहवाही करवाने का जो है वो काम करवा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने यहां पर बगावत का बिगुल फूंक दिया है और ममता बनर्जी कह रही है कि वो सीएए को लागू नहीं होने देंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है और सीधे तौर पर ममता बनर्जी का ये कहना और उसके साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री का साथ में आना, क्या और बाकी के राज्य भी अपने अपने राज्यों में इस बात की घोषणा कर पाएंगे? बिहार के अंदर क्या कुछ जो है वो नीतीश कुमार का रुख रहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का भी मुस्लिम है। और ऐसे में नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार का भी मुझे अच्छे से पता है। नीतीश कुमार ने भी विरोध किया था सीएए को लेकर के, लेकिन अब नीतीश कुमार पाला बदल करके उस तरफ चले गए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है वो भी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से अभी विरोध शुरू हो गया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये विरोध जिस तरह से शुरू हो रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को वाकई जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम के अंदर इसका क्या प्रभाव रहेगा। असम में जिस तरह से सीए एनआरसी और डिटेंशन सेंटर बनाए गए, तो उसके बाद में जिस तरह का माहौल बना वहां पर, तो असम में क्या रहेगा वो भी बड़ा सवाल है। बहरहाल ये ममता बनर्जी ने जो कहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। हम लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहते। सीएम ममता ने सीए एनआरसी को बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए बताया संवेदनशील। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को सीए एनआरसी को लेकर के बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए लोगों के साथ में भेदभाव करता है तो वह उसका विरोध करेंगी। उन्होंने कहा कि सीए एनआरसी बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील है। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से जो है कहा गया है। ममता बनर्जी इसको लेकर के कह रही है कि हम सीएए लागू नहीं होने देंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी इसको लेकर के हमलावर है। और ममता बनर्जी का एक तरह से आप कहें कि जो वोट बैंक है ना केवल वो, और ममता बनर्जी ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं, और ममता बनर्जी के तेवर सब जानते हैं कि उनके तेवर जिस तरह से रहते हैं सरकार से टकराने का काम करते हैं। उसके बाद में मैं आपको केरल के मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा है पहले आपको मैं पढ़ करके थोड़ा सुना देता हूं। तो ममता बनर्जी ने कहा है, नरेंद्र मोदी सरकार ने भले ही नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर हम ये लागू नहीं होने देंगे। एक प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा गया कि सरकार सीए लागू कर रही है। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियम देखने दीजिए, और अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। ये कुछ देर पहले जब उनसे पूछा गया था। अगर लोगों को नियमों के तहत अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता है
तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं है। तो ये जो है वो ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और जयराम रमेश की तरफ से भी आगे कहा गया है कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद घोषणा के लिए जानबूझ करके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना गया है। ऐसा स्पष्ट रूप से चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है। विशेष रूप से असम और बंगाल में यह इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और सख्ती के बाद हेडलाइन मैनेज करने का प्रयास भी प्रतीत होता है। तो राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है, ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है, निश्चित तौर पर यह सरकार के लिए एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि इन राज्यों में अब क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी। और इसके बाद में केरल के मुख्यमंत्री ने क्या कहा है, केरल के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर क्या कहा गया है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जिस तरह से खबरें निकल करके सामने आ रही है, निश्चित तौर पर ये खबरें अपने आप में सरकार के लिए बहुत चेताने वाली हैं। केरल में लागू नहीं होगा सीएए, पी विजयन जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी कानून बताया है और उन्होंने कहा है कि केरल में हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तो केरल में वैसे भी बीजेपी का खाता नहीं खुलता है, लेकिन अब वहां पर जो है वो सीधे तौर पर मना कर दिया गया है। केरल की सरकार ने भी मना कर दिया है और 2 बड़े राज्य इस वक्त में मना कर चुके हैं। और केरल में भी 20 सीटें हैं लोकसभा की और 42 सीटें पश्चिम बंगाल के अंदर है। और देखना होगा कि क्या कुछ असर जो है वो इन राज्यों का रहता है, क्या कुछ जो है वो इन राज्यों में चुनाव के तौर पर देखें तो वहां पर क्या असर दिखता है। और सीए को लेकर के इस वक्त में हंगामा साफ तौर पर दिख रहा है। नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो आएंगे, उनकी तरफ से जो सूचना आ रही थी, उनकी तरफ से जो खबरें आ रही थी कि वो आएंगे, टीवी पर आकर के संबोधन देकर के कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में वही हुआ कि नरेंद्र मोदी नहीं आए, लेकिन टीवी पर सबको बैठा करके सीए की घोषणा जो है जरूर करवा दी गई। तो ये एक ट्रिक थी बीजेपी की एक तरह से कि ये जो है वो फैलाया जाए, भ्रम फैलाया जाए कि नरेंद्र मोदी टीवी पर आकर के भाषण देंगे और लोग जो है उत्सुकता के अंदर देखते हैं, कई बार डर के मारे देखते हैं कि पता नहीं किस चीज को बंद कर दें या कौन सी नई चीज जो है चालू कर दें। तो इसलिए भी कई बार लोग जो है डर की वजह से भी टीवी देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब टीवी देखना शुरू किया तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीए की नोटिफिकेशन आ गई। तो ये जिस तरह से हो रहा है, सीए लागू किया गया है, चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया है, तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सीए को लेकर के किस तरह से जो है वो इस वक्त में माहौल को लेकर के उम्मीद कर रही है। लेकिन क्या वाकई ये संभव हो पाएगा, क्या वाकई ये संभव है कि सीए को लेकर के अब ध्रुवीकरण हो पाए। और वही सवाल फिर से खड़ा हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई से कि क्या ध्यान हटाने के लिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई का जो मुद्दा था उससे ध्यान हटाने के लिए क्या सीएए लागू किया गया है। तो ये जो है बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, बड़ी खबर जरा दिखाइए। और क्या सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई अपना कागज दिखाएगा, एसबीआई अपना लिफाफा दिखाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई से ध्यान हटाने के लिए सीए लागू किया गया है क्या, ये बड़ा सवाल है इस वक्त में, देश की जनता के अंदर ये सवाल इस वक्त में उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई कागज कब दिखाएगा, ये सवाल भी जो है वो सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि दूसरों के कागज मांगने की बात सरकार कर रही है और सीए के बाद में अगर एनआरसी आती है तो कागज मांगे जाएंगे, जाहिर सी बात है। और मोदी सरकार ने सीए का देश भर के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पूरे देश में सीए इस वक्त में लागू हो गया है। विपक्ष ने कहा कि सीए चुनाव में ध्रुवीकरण लाने के लिए लागू किया गया है, ये विपक्ष के नेताओं की तौर से जो है वो तरफ से जो है कहा गया है। और गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता मिलेगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 राज्यों से, इन 3 देशों से अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, मुस्लिम छोड़ करके, हिंदू सिख, देखिए मुस्लिम जो है वो मेरे से हिंदू से अलग बोला ही नहीं जा रहा है, क्योंकि हम हमेशा यही बोलते रहे बचपन से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, पारसी अगर ये आते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी, गैर मुस्लिमों को नागरिकता दे दी जाएगी। होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ये ट्वीट आया और जिसके बाद में साफ हो गया कि देश भर के अंदर सीएए लागू कर दिया गया है। तो सरकार का बहुत बड़ा फैसला है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार का ये फैसला कितना जरूरी था
और कितना जो है ये सीएए का फैसला वो चुनाव में लाभ उठाने के लिए किया गया है। और उसके बाद में एक सवाल ये भी उठेगा, कई दर्शक लिख भी रहे हैं कि सीए लागू किया गया है, लेकिन इसके बाद में अगर एनआरसी भी लेकर के आती है सरकार, तो निश्चित तौर पर फिर बहुत भारी हंगामा जो है वो खड़ा होगा। बहुत सारे लोग सीए को लेकर के भी सवाल लिख रहे हैं। लेकिन सीए के बाद में अगर एनआरसी भी आती है, तो एनआरसी आने की वजह से आपको मालूम होगा किस तरह से असम के अंदर जब एनआरसी आई थी, तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान नहीं बल्कि कई हिंदुओं को, बड़ी बड़ी भारी तादाद में हिंदुओं को परेशानी उठानी पड़ी थी। तो एनआरसी की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी है कि सीए तो पहली सीढ़ी है। और खुद अमित शाह ने इसको लेकर के कहा, क्रोनोलॉजी समझिए, सीए आएगा और सीए के बाद में एनआरसी आएगा। तो क्या वाकई ये पहली सीढ़ी सरकार चढ़ रही है? और 2024 के चुनाव में अगर सरकार जीत जाती है तो फिर उसके बाद में एनआरसी भी होगा। सीए वापिस लो, काला कानून नहीं चलेगा, इस तरह से ये पोस्टर आपने पिछली बार लगातार देखे। शाहीन बाग के अंदर अलग अलग हिस्सों में देश में प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग की जो है वो काफी कवरेज जो है मैंने वहां पर शाहीन बाग में मैंने कवरेज की। और सितंबर से लेकर के और जनवरी तक शाहीन बाग के अंदर जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, और फिर उसके बाद में असम में, बंगाल में, बिहार में, लखनऊ में बड़ी भारी तादाद में प्रोटेस्ट हुआ। और उसी को लेकर के अभी भी सिक्योरिटी चाक चौबंद कर दी गई है कि कहीं सड़कों पर लोग नहीं उतराएं। और आज रात को खास करके बड़ी भारी सिक्योरिटी जो है वो गश्त करेगी। लोगों को किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उनको खास तौर पर दिल्ली के अंदर 144 एक तरह से लागू है, वो आपको मालूम होगा। और सवाल यही है कि क्या इसको लेकर के, सीए को लेकर के विपक्षी पार्टियां या अलग अलग धर्मगुरु वो कोई कॉल देते हैं, कोई बुलावा देते हैं कि भारत बंद का या प्रोटेस्ट करने का, या फिर सीधे तौर पर अब ये कहा जाएगा कि सरकार ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन अब लोगों के हाथ में है कि लोग अगर सरकार को बदल दें तो कानून भी बदली हो जाएगा। तो ये मैसेज के साथ में लोग जो है वो अभी इस चीज को लेकर के किसी प्रकार का कोई हंगामा नहीं करेंगे और शांति के साथ में चुनाव में लोग जाएंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है। अब केवल और केवल 5 से 7 दिन का वक्त बचा है। तो उसके बाद में चुनाव जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तारीखें आ जाएंगी और उसके बाद में बहुत ज्यादा सरकार के पास में कुछ बचेगा नहीं। तो सवाल यही है कि सीएए को लेकर के जिस तरह से इस वक्त में जो तस्वीर उभर करके सामने आ रही है, अलग अलग जो है वो राजनीतिक पार्टी की प्रतिक्रियाएं आप दिखाइए। तो इस वक्त में जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है वो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं कि किस किस राजनीतिक पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है। जयराम रमेश जो है उनकी तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीए के नियमों को अधिसूचित करने में इतना समय लिया गया, प्रधानमंत्री के सफेद झूठ की एक और झलक है। और इसके बाद में जयराम रमेश ने कहा है कि ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ चुनावों को ध्रुवीकरण करने के लिए लिया गया है। तो ये जयराम रमेश की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आई है कि चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी का सफेद झूठ है ये जो है वो कहा जा रहा है। और मैं चाहता हूं अखिलेश यादव का ट्वीट आप एक बार जरा देखें। अखिलेश ने बड़ी जोरदार ढंग से जो है वो अपनी बात को रखा है और अखिलेश के इस ट्वीट से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो मुद्दे की बात है वो निकल करके सामने आती है। मुद्दे की बात निकल करके सामने आती है और मुद्दे की बात जो है वो सीधे तौर पर स्पष्ट हो जा रही है कि सरकार का मुद्दा क्या है। सरकार का मुद्दा क्या यहाँ के लोग सरकार की प्राथमिकता है या बाहर के लोग यहाँ ला करके बसाना सरकार की प्राथमिकता है? ये जो है वो बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर हैं तो दूसरों के लिए नागरिकता लाने से क्या होगा? जनता भटकाव की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़ करके क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी देना पड़ेगा।
तो अब ये सवाल जो है पूछा जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि आप अपना पीएम केयर फंड का पैसा कब बताएंगे, आप अपना इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा वो कब बताएंगे, और जिन लोगों को आप लेकर के आएंगे, जिन जो है वो हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, पारसियों को लेकर के आप आएंगे, जैनियों को आप लेकर के आएंगे, कौन से राज्य में बसाएंगे उनको आप? कहां पर जो है, कौन सा राज्य इस बात को कह सकता है कि हमारे यहां पर नौकरियों की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां पर जो है वो संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां पर जगह की कोई दिक्कत नहीं है? अपने लोगों के लिए हम कितनी सुविधा दे पाए हैं, जो बाहर के लोगों को ला करके हम उनको सुविधा दे पाएंगे? और क्या सरकार इस बात की गारंटी कर सकती है कि सीएए के बाद में एनआरसी नहीं आएगी? और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से सीएए अब जो है वो लागू कर दिया गया है, इसके बाद में लोगों का रिएक्शन क्या होगा? क्या लोग चुपचाप इस बात को जो है वो अब सहन करेंगे, या जिस तरह से पहले प्रोटेस्ट हुआ था उसी तरह से प्रोटेस्ट होगा, या लोग सीधे तौर पर ये देखेंगे कि अब चुनाव का समय है, चुनाव में चला जाए और चुनाव में जो सरकार सीए लेकर के आई है उस सरकार को ही बदल दिया जाए, या एक बहुत बड़ा तबका जो है वो सीए के आने से खुश हो जाएगा और सरकार के लिए बंपर वोटिंग होगी, चुनाव में ध्रुवीकरण होगा और सरकार फिर से जीत जाएगी? सवाल ये भी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी, या अगर कहीं पर जो है वो कानून व्यवस्था की स्थिति अगर कोई बिगड़ती है या कुछ और दूसरा घटनाक्रम होता है, तो वो भी अपडेट मैं आपके पास में तुरंत लेकर के आऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।